हेलो स्टूडेंट्स। सो चलो अभी हम रिवाइज करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का नाम क्या है? द नेम इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। हमने देखा था क्लास में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में एंड देन उसको पूरा देखा था, अंडरस्टैंड किया था। तो सिमिलर फैशन में हम अभी भी रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट थिंग वुड बी नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, मतलब इस पीरियड का प्रॉफिट और लॉस, देन पिछले वाले पीरियड के प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ऐसे ही हम 3 पार्ट्स में इसको अभी भी रिवाइज करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, आई हैड टोल्ड यू कि इवन दो यहाँ पे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज सिर्फ बोला है, बट AS5 ऑल्सो कवर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स चेंज हुए तो क्या है, तो वो भी हम देखेंगे। एट द सेम टाइम बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू कि सर ये नोट्स कौन से हैं। ये नोट्स वो वाले नोट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। मैंने आपको ये थ्योरी लिखने को बोला था, तो ये वो नोट्स है। अगर आपके पास नहीं है तो यू वुड फाइंड इट इन डिस्क्रिप्शन। आगे सर, बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ये थियोरटिकल स्टैंडर्ड है। थियोरटिकल क्यों? बिकॉज स्टैंडर्ड ही डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह बताने से पहले आपको डिस्क्लोजर्स बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक आधा इवेंट हुआ, एक आधा ट्रांजेक्शन हुआ, तो उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, उसके रिलेटिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए, समझा? तो ये बताएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इटसेल्फ बीइंग अ थियोरेटिकल स्टैंडर्ड, बीइंग अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, सर क्या इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे या थियोरेटिकल थियरी आ जाएगी? आई डोंट नो क्या आएगा, बट एट द सेम टाइम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, इसलिए ज़्यादा फोकस थियरी पे होगा। सर क्या मीन्स न्यूमेरिकल हम छोड़ दें? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स भी है। वी हैव 2 न्यूमेरिकल्स अगर इंपॉर्टेंट में देखे जाए तो। एक जो ठाकुर पब्लिकेशन में है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक रिगार्डिंग है, एंड एक डिप्रिसिएशन रिगार्डिंग जो निराली पब्लिकेशन में है। तो वो हम दोनों भी यहाँ पे कवर करेंगे, एट द सेम टाइम थियरी भी कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो यस, नाम क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसमें से फर्स्ट देखते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। सेम फैशन जैसे हमने अदर चैप्टर्स रिवाइज किए, ये भी चैप्टर्स वैसे ही रिवाइज करेंगे। एक बार अंडरस्टैंड करेंगे, देन देखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिखना कैसे है। तो फर्स्ट, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये क्या रहता है सर? ये रहता है बेसिकली इस पीरियड का जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है। प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है सर? सेल्स होता है, कुछ तो रेवेन्यू होता है, अदर इनकम होता है, एंड एट द सेम टाइम अपोजिट साइड एक्सपेंसेस रहते हैं। एंड ये जब सेल्स एंड एक्सपेंसेस हम, या फिर रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस हम जब मैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने को प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 सेज दैट AS5 रिक्वायर्स नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज अलग अलग दिखाने का। शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, ये देखो यहाँ पे शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, दोनों को अलग अलग दिखाना है। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या रहता है? ऐसे एक्टिविटीज जो नॉर्मल ऑपरेशंस के रिगार्डिंग है, जो रिकरिंग बेसिस पे होते हैं। लाइक लेट अस रीड द डेफिनेशन। यहाँ पे देखो डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? दीज आर एनी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, बिजनेस का पार्ट रहते हैं। एंड सच रिलेटेड एक्टिविटीज, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज इन विच एंटरप्राइज एंगेजेस इन फर्दरेंस ऑफ और इंसिडेंटल टू और अराइजिंग फ्रॉम दिस एक्टिविटीज। मतलब अदर एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड है उनको भी ऑर्डिनरी मानेंगे, उनको भी ऑर्डिनरी मानेंगे। सर एग्जाम्पल्स दे दो। ये देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे है रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। देखो, राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। मैं सब नहीं पढ़ रहा। रीस्ट्रक्चरिंग, देन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर क्या हमने फिक्स्ड एसेट सेल किए? सर हम रोज रोज तो सेल नहीं करते। इवन दो आप रोज रोज सेल नहीं करते फिक्स्ड एसेट, इवन दो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रोज रोज सेल नहीं करते, डिस्पोज नहीं करते, स्टिल दे आर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। बिकॉज दे आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। ये रोज के नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं है, बट इंसिडेंटल है। बिकॉज यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या बोला था? डेफिनेशन में दे हैड सेड, ये देखो एक ही मिनट, डेफिनेशन में दे हैड सेड कि, ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन में दे हैड सेड कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर एनी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज एज पार्ट ऑफ इट बिजनेस, और आगे इंसिडेंटल टू या फिर अराइजिंग ऑफ फ्रॉम दिस बिजनेस, फ्रॉम दिस एक्टिविटीज। मतलब अदर एक्टिविटीज आर इंसिडेंटल टू, इवन दो वो कोर नहीं है बट दे आर इंसिडेंटल, तो वो भी हम ऑर्डिनरी मानेंगे।
समझा? आई होप आपको समझा है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ क्या रहता है। एट द सेम टाइम नीचे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। आगे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये अपना डेफिनेशन हो गया, व्हाट आर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस, जो नीचे दिया था। एट द सेम टाइम हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। देन आगे सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या रहता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या रहता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी डेफिनेशन देखते हैं, अगेन एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखो, अर्थक्वेक हुआ, मतलब एकदम एक्सट्रीम वाली चीज़ें जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी नहीं है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। Those are known as extraordinary, which are not recurring in nature, which are not related to business, like earthquake होना या क्या normal business operations है? No, not at all. Attachment of property, these are एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसका डेफिनेशन देख लो एक बार, इसका डेफिनेशन देख लो एक बार, यहाँ पे है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट, दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी से कंप्लीटली अलग है, एंड देयरफॉर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर रेगुलरली, मतलब रिकर नहीं होंगे, फिर से नहीं होंगे। अर्थक्वेक क्या बार बार होगा क्या? नहीं। सो दीज आर नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। सर ठीक है, समझा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या रहता है, ये समझा। बट इसका रिलेवेंस क्या है यहाँ पे? रिलेवेंस ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलता है द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड अराइजिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। इसको अलग अलग डिस्क्लोज करना है। तो सर अलग अलग अगर डिस्क्लोज करना है तो अलग अलग पहले पता तो रहनी चाहिए कौन सी एक्टिविटी ऑर्डिनरी है, कौन सी एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर पता नहीं रहेगा तो डिस्क्लोज कैसे करेंगे अलग अलग? समझा? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिकम्स ऑर्डिनरी कौन सी है ये समझना, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सी है ये समझना। दिस बिकम्स योर प्रायोरिटी। समझा? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ AS5, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। सर अभी देखते हैं, अभी समझा, अभी देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड लिखना कैसे। अगर आया क्वेश्चन कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, इस पे शॉर्ट नोट लिखो या फिर इसके रिलेटिंग टू बताओ कुछ, तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड तो क्या है, क्या लिखना है? सर AS5 बोलता है कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड अराइजिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अलग अलग डिस्क्लोज करना है, ये AS5 बोलता है, यही लिखना है, यही लिखना है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, AS5 बताता है कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग अलग दिखाओगे, विल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। तो सर उसके बाद लिखना है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ क्या रहता है, डेफिनेशन लिखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ क्या रहता है उसकी डेफिनेशन लिखना है, उसके साथ साथ थोड़े से दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। समझा? इतना पार्ट हुआ आपका खत्म। देन आते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स, सर ये प्रायर पीरियड आइटम्स क्या रहता है? मैंने आपको क्लास में बताया था। दीज आर आइटम्स एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे है, प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस विच अराइज इन करंट पीरियड, इस साल अराइज हुए हैं एज ए रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एज ए रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। मतलब किसी प्रायर पीरियड में, किसी अर्लियर पीरियड में कुछ तो एरर या ओमिशन हुआ था एंड इसके वजह से आज इनकम और एक्सपेंस अराइज हुआ, तो दैट वुड बी नोन एज प्रायर पीरियड आइटम, दैट वुड बी नोन एज प्रायर पीरियड आइटम। सिर्फ इस साल करंट पीरियड में कुछ तो एक्सपेंस हुआ, इनकर हुआ, विच इज रिलेटिंग टू पास्ट ईयर से रिलेटेड है और इस साल हुआ, तो क्या इसको प्रायर पीरियड आइटम मानोगे? डायरेक्टली नहीं मानेंगे सर। रिलेटेड टू पास्ट ईयर्स हुआ तो भी नहीं मानेंगे, बिकॉज वो एरर या ओमिशन होना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको कि इवन दो मियरली वो पास्ट ईयर्स से रिलेटेड हुआ, दैट डजंट मीन वो प्रायर पीरियड आइटम है। इट नीड्स टू बी अ एरर और ओमिशन ऑफ पास्ट ईयर। समझा? देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो AS5, तो AS5 इसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रायर पीरियड आइटम्स होता क्या है वो हमने समझा, डेफिनेशन हमने देखा कि क्या होते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। वो आइटम्स जो इस साल अराइज हुए हैं, आइटम्स अराइजिंग इन दिस ईयर बिकॉज ऑफ एरर और ओमिशन। सेकंड चीज, एरर और ओमिशन ऑफ पास्ट ईयर्स या फिर ऑफ प्रायर पीरियड्स। तो रेफरेंस क्या प्रोवाइड करता है, AS5 क्या प्रोवाइड करता है? AS5 says requires prior period items to be disclosed separately in a manner which is impact is identifiable। impact identifiable मतलब जिसका इम्पैक्ट हम क्लियरली समझ सकते हैं, इस साल के प्रॉफिट में कितना प्रायर पीरियड वाला प्रॉफिट इंक्लूड है, ऐसे डिस्क्लोज करो कि वो वाला समझ में आ जाए। दैट इज बेसिकली डिस्क्लोज सेपरेटली बोल सकते हो आप, या फिर डिस्क्लोज इन अ मैनर दैट देयर इम्पैक्ट इज आइडेंटिफाइबल, इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझा? इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स देखो, रिट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर, मैंने एक क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि वर्कर के वेजेस रिट्रोस्पेक्टिवली रिवाइज हुए। रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब इस साल जाके हमने उनको लाइक वेज हाइक दिया स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का खर्चा है सर, इस साल अराइज हुआ। इज इट एन एरर और ओमिशन? नो, एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए प्रायर पीरियड आइटम। क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है? नहीं है। क्यों सर? ये करंट ईयर में तो हुआ इनकर, यस करंट ईयर में हुआ। दिस इज रिलेटिंग टू पास्ट पीरियड, यस रिलेटिंग टू पास्ट पीरियड, बट क्या ये एरर और ओमिशन है? नहीं, एरर और ओमिशन नहीं है। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जस्ट पास्ट पीरियड से रिलेटेड होके नहीं चलता, इट शुड बी एन एरर और ओमिशन ऑफ पास्ट पीरियड। क्या पास्ट पीरियड में जाके मैंने अगर पूछा क्या ये एरर था, गलती हुई थी? नहीं, गलती नहीं हुई थी, बिकॉज उस टाइम उनके वेजेस बढ़े ही नहीं थे। इस साल बढ़ गए वेजेस, समझा? इस साल रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ गए। तो सिमिलरली अदर एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे कि क्या थेफ्ट, फॉर्जरी हो गई, लास्ट साल कोई फॉर्जरी हुई थी जो मुझे आज जाके पता चली, इज इट अ प्रायर पीरियड आइटम? यस इट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। देन रॉक आइडेंटिफाइड वाइल माइनिंग, यस इट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। एरियर्स ऑफ एम्प्लॉय के सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी कुछ एरियर्स है, आउटस्टैंडिंग है, बेसिकली आउटस्टैंडिंग है तो नॉर्मल इट इज आउटस्टैंडिंग, इट इज नॉट ए प्रायर पीरियड आइटम। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि प्रायर पीरियड आइटम्स यस एंड सम केसेस नो। समझा? ये हो गई अंडरस्टैंडिंग वाली बात। अभी सर एग्जाम में इस पे नोट आया प्रायर पीरियड आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, तो वो कैसे लिखेंगे? प्रायर पीरियड आइटम्स पे नोट आया तो क्या लिखेंगे सर? कुछ नहीं, इतना लिखेंगे फर्स्ट तो AS5 क्या, AS5 रिक्वायर करता है कि प्रायर पीरियड आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन अ मैनर दैट देयर इम्पैक्ट इज आइडेंटिफाइबल, इम्पैक्ट उनका समझ सकते हो आप, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करो। देन सर प्रायर पीरियड आइटम्स होते क्या है वो बताने का, डेफिनेशन लिख देने का, जो नीचे हमने देखा कि प्रायर पीरियड आइटम्स आर नथिंग बट आइटम्स ऑफ items arising in current period out of errors or omission of past period। ये वाले चीज़ें सब लिखने के कि these are items income or expenses arising of current period out of errors or omission of past period, one or more prior period, ये लिखने का, ये definition हो गया। then ये examples लिखने के, sufficient। समझा? आई होप आपको समझा है। तो ये हो गए दो चीज़ें, फर्स्ट हुआ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, दूसरा हुआ प्रायर पीरियड आइटम्स। अभी थर्ड चीज़ पे मूव होते हैं। ये पूरा ये डेफिनेशन वाला पूरा पेज हमारा हो गया। देखो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हो गए, प्रायर पीरियड आइटम्स, ये तीनों हो गए। देन ये नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ये वही वाली थी ये जो हमने ऊपर देखी। देन ये नीचे वाले एग्जाम्पल्स हो गए। देन अभी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैंने बोला था आपको थर्ड पार्ट है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, बट उसके पहले हम देखते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो फर्स्ट अगर इस पे नोट आया चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो क्या लिखोगे? एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग पहले कर लेते फिर नोट देखते। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, सर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बेसिकली इट इज़ नथिंग बट जो हम जजमेंट्स लेते हैं वाइल लेट्स मतलब एक बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी डू एस्टिमेट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि इतने डेट्स डाउटफुल हैं, दिस इज़ नथिंग बट एन एस्टिमेट। या फिर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ये मैंने सारे एग्जाम्पल्स क्लास में दिए थे। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट कितनी लाइफ है, तो दिस इज ऑल्सो एन एस्टिमेट। तो ये एस्टिमेट्स कभी कभार रिवाइज होते हैं हमने देखा था क्यों रिवाइज होते हैं। देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैन बी रिवाइज बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ तो नई इन्फॉर्मेशन आई। लेट्स से केस कुछ तो हुआ, लाइक हमारे ऊपर कुछ केस हुआ था, लेट्स से हमारे ऊपर क्रेडिटर ने या फिर डेटर ने केस फाइल किया था या फिर कस्टमर ने, तो वो केस में कुछ आगे डेवलपमेंट्स हुए, तो दैट इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन वी गॉट। या फिर मोर एक्सपीरियंस, लेट्स से मैं पहले वारंटी पे प्रोविजन बनाता था, मैं लेट्स से मैं वॉचेस बेचता था एंड उस पर मैं प्रोविजन बना था 5%, बट ओवर द पीरियड बिकॉज ऑफ मोर एक्सपीरियंस मुझे समझ में आया कि 5% वॉचेस तो ख़राब नहीं होते, रिटर्न नहीं आते वारंटी के लिए, बट सिर्फ 2% आते हैं। तो दिस इज मैं एडिशनल एक्सपीरियंस जिसके वजह से मैं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स रिवाइज कर रहा हूँ। जो पहले 5% का प्रोविजन करता था अभी वो 2% करूँगा। समझा? आई मीन टू से अकाउंटिंग एस्टीमेट्स कब कब रिवाइज हो सकते हैं? ऑन ऑब्टेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और ऑब्टेनिंग मोर एक्सपीरियंस विद सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। ये जो कोर्ट केस वाला एग्जाम्पल था, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स इन केस हुआ। समझा? तो इन दीज केसेस हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिवाइज करते हैं, चेंज करते हैं। तो सर AS5 क्या बोलता है? AS5 सेज व्हेनेवर योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज, AS5 रिक्वायर्स अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट टू बी ट्रीटेड प्रोस्पेक्टिवली। मतलब क्या सर?
AS5 बोलता है कि जब भी आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट बदलेगा, चेंज हो जाएगा, इन दैट केस यू वुड ट्रीट इट प्रोस्पेक्टिवली, मतलब उसका इफेक्ट आप आज से लेके आगे दोगे, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब लाइक पुराने सालों में नहीं जाओगे, आज से लेके उसका इफेक्ट आगे तक दोगे। समझा? दैट इज, इस पे हम सम देखेंगे तो और आपको बेटर समझेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिवली। बट बेसिकली थियोरटिकल पर्सपेक्टिव से अभी तक ये याद रखो कि AS5 बोलता है अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ तो प्रोस्पेक्टिवली उसको चेंज करने का, समझा? देन एग्जाम्पल्स देखो, एस्टिमेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, इन्वेंटरी ऑब्सोल्यूशंस, इन्वेंटरी हम कॉस्ट और NRV विचेवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं, तो NRV ये जो बोलते हैं वो दैट इज नथिंग बट एन एस्टीमेट। सिमिलरली ऑब्सोल्यूट मतलब इन्वेंटरी ऑब्सोल्यूट हुई, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो दैट इज नथिंग, वैल्यू कम होना या फिर कम मतलब लाइक वैल्यू, ये जो कम वाली वैल्यू है वो कैसे निकाली है, दैट इज नथिंग बट एन एस्टीमेट। समझा? तो ये आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। तो सर एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर इस पे नोट आया तो क्या लिखोगे, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स फर्स्ट बताओगे। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स होते क्या है, दे आर नथिंग, इसका डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे नहीं लिखा, इसका डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में देख लो। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्या रहते हैं, दे आर नथिंग बट जजमेंट वगैरह जो हम लेते हैं वो वाले। देन कब चेंज हो सकते हैं सर, चेंज हो सकते हैं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आई, मोर एक्सपीरियंस आया या फिर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हुए, इन दैट सिनेरियो चेंज हो सकते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। ठीक है, चेंज हुए तो AS5 क्या बोलता है, AS5 बोलता है कि प्रोस्पेक्टिवली उनको इफेक्ट देने का। एग्जाम्पल्स क्या है सर, ये 3 एग्जाम्पल्स है। समझा? इतना लिखा सफिशियंट है। आई होप आपको समझा है। ये था चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। सिमिलरली चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, द लास्ट पार्ट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो सकती है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, when it is required by accounting standard, that is for compliance with accounting standard and for better presentation। तीन केसेस है जहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये याद रखो। देन सेकंड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड या फिर इट इज फॉर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, मतलब कोई लॉ बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, मतलब ये करो अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब लाइक SLM मत फॉलो करो, WDV फॉलो करो या फिर LIFO मत फॉलो करो, बट FIFO या फिर वेटेड एवरेज फॉलो करो, तो इन दैट केस हम चेंज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। सिमिलरली कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि ये मत फॉलो करो, ये फॉलो करो, तो इन दैट केस वी डू। एंड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, मतलब हमें लग रहा है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हमने चेंज की तो इन दैट केस इट आवर फाइनेंशियल्स वुड बी बेटर या फिर मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो इन दैट केस वी चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये रहा अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज कब करते हैं। सर ठीक है, ये ठीक है। AS5 क्या बोलता है, AS5 बताता है कि whenever there is change in accounting policy you have to disclose the impact डिस्क्लोज करो, मतलब इस अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने की वजह से कितना इम्पैक्ट हुआ। लेट्स से मैंने लीफो बेसिस से वेटेड एवरेज बेसिस किया या फिर लीफो बेसिस से फीफो बेसिस किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक इस साल चेंज हो गया, उसका वैल्यू चेंज हुआ, स्टॉक का वैल्यू चेंज होगा ना अगर मेथड चेंज किया तो मैंने, तो इन दैट केस लेट्स से चेंज हुआ एंड लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से बढ़ गया, तो इन दैट केस हमारा क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ता है 10,000 से, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा 10,000 से, तो इन दैट केस आई हैव टू डिस्क्लोज दैट कि 10,000 प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से 10,000 इज रिलेटिंग टू या फिर इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आई हैव टू डिस्क्लोज द इम्पैक्ट इन द फाइनेंशियल्स, कि कितना इम्पैक्ट, मतलब 10,000 रुपीज इज द इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट मुझे डिस्क्लोज करना है। दिस इज वॉट AS5 सेज अबाउट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई होप आपको समझा है। देन एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अगेन देखो पूरे यहाँ पे चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स भी हमने देखे, हमने डेफिनेशन देखा, फिर एग्जाम्पल्स देखे, हमने एक्सप्लेनेशन देखा, फिर एग्जाम्पल देखे, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, सब जगह वैसे ही किया। तो अगर आप बेसिक कुछ आपको याद रखना है कि सर थ्योरी में लिखना कैसे है, तो देखो वो चीज़ क्या है, लेट्स से ऑर्डिनरी एक्टिविटी, तो वो क्या है वो बताने के, उसके एग्जांपल्स बताने के, AS5 क्या बोलता है वो बताने का। सिमिलरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ वही,
डेफिनेशन बताने का, एग्जाम्पल्स बताने के, AS5 क्या बोलता है वो बताने का। सिमिलरली अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रायर पीरियड आइटम्स को भी वही करने का, डेफिनेशन बताने का, देन एग्जाम्पल्स बताने के, एंड AS5 स्पेसिफिकली क्या बोलता है वो बताने का। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो फर्स्ट था नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, उसमें AS5 क्या बोलता है, AS5 बोलता है डिस्क्लोज सेपरेटली। प्रायर पीरियड आइटम्स में AS5 क्या बोलता है, आपको डिस्क्लोज इन अ मैनर दैट द इम्पैक्ट वुड बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल। एंड देन चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए क्या बोलता है AS5, प्रोस्पेक्टिवली उनको ट्रीट करो। एंड देन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या बोलता है कि डिस्क्लोज दैट सच दैट द इम्पैक्ट वुड बी आइडेंटिफाइबल। समझा, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे, एग्जाम्पल्स क्या है नेक्स्ट पेज पे दिए हैं। एग्जाम्पल्स देखो, ये देखो, चेंज इन डेप्रीसिएशन फ्रॉम मेथड फ्रॉम WDV टू स्ट्रेट लाइन इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देन कॉस्ट फॉर्मूला आपका चेंज हुआ, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ऐसे एक्चुअल अजम्पशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी ये वगैरह है, छोड़ दो ये, ठीक है, आपको अगर नहीं समझ रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट बेसिकली एक दो ये भी याद रखे तो भी सफिशियंट है कि दिस इज डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ, देन कॉस्ट फॉर्मूला चेंज हुआ, तो इन दैट केस इट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। फाइन। जनरली these चेंजेस आर मेड रिट्रोस्पेक्टिवली, यहाँ पे क्या है, जनरली these चेंजेस आर मेड रिट्रोस्पेक्टिवली, जनरली बोला है यहाँ पे, इट इज नॉट AS5 स्पेसिफिकली नहीं बोलता प्रोस्पेक्टिवली करना है, रिट्रोस्पेक्टिवली करना है, ऐसा कुछ नहीं बोलता, बट जनरली दीज आर मेड रिट्रोस्पेक्टिवली। बट इस पे जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये देखेंगे रिट्रोस्पेक्टिव एंड ऊपर वाला ये प्रोस्पेक्टिव, ऊपर वाला ये प्रोस्पेक्टिव, ये क्या रहता है। फाइन, आई होप आपको पूरा थ्योरी समझ में आ गया है रिगार्डिंग टू AS5। तो सर एक एक डिफरेंट स्पेसिफिक आइटम पे थ्योरी आ सकता है कि नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बताओ, या फिर प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं वो बताओ, या फिर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज बताओ, या फिर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बताओ, या फिर पूरा AS5 का AS5 आ सकता है तो पूरा AS5 लिखने का। तो ऑब्वियसली मार्क्स देख के लिखोगे, अगर AS5 पूरा है तो इतना ज़्यादा तो थोड़ी ना लिखोगे, कम कम करके लिख देने का, बट मोटा मोटा कंटेंट वुड बी दिस। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है। अभी इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वी हैव ओनली टू न्यूमेरिकल्स विच आर इंपॉर्टेंट, तो वो देखेंगे। इसमें आई होप किसी को कोई क्वेरी नहीं है। थैंक यू।